आपको आपकी टेक्स्ट बुक संचयन का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। जैसा कि टाइटल से ही पता लग रहा है, इसका जो शीर्षक है छोटा सा पुस्तकालय, निजी यानी मेरा, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। लेखक धर्मवीर भारती इसमें अपने बारे में बताते हैं। ये आत्मकथा का एक छोटा सा रूप है और इस अंश में उन्होंने अपने पुस्तकालय के बारे में, कैसे उन्होंने पुस्तकालय, कैसे एक छोटा सा पुस्तकालय या वाचनालय अपने घर में बनाया, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सबको इस पाठ में बताया है। तो आइए आप अपनी नोटबुक खोलिए, निकालिए। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय धर्मवीर भारती, जुलाई 1889। बचने की कोई उम्मीद नहीं। 3 जबरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बॉर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 900 वॉट्स के शॉक्स दिए, भयानक प्रयोग। लेकिन वे बोले, यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग से 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% बचा, उसमें भी 3 अवरोध हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो तय हुआ अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना निकले विश्राम करें। लेखक आत्मकथा लिखा है, अपने बारे में लिखा है। तो लेखक बता रहे हैं कि लेखक को एक नहीं, एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक पड़े। तो इस तरह से हार्ट अटैक पड़ने के कारण उनकी धड़कन बंद हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, डेथ हो। लेकिन एक डॉक्टर है जिनका नाम है बोर्जेस, उन्होंने बोला नहीं, एक बार हम इन्हें एक शॉक देंगे 900 वोल्ट का। तो डॉक्टरों ने बोला नहीं, ये तो बहुत हाई होता है। तो बोर्जेस ने अपना तर्क रखा, यदि ये हाई है और चूंकि ये मर चुके हैं जैसा हम लोग मानते हैं, तो इनके शरीर पर तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मरे हुए इंसान के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन 1% भी इनका हार्ट जिंदा है तो ये रिवाइव करेगा, अर्थात रिकवरी करेगा, वापस से जी जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने इस महाभयानक प्रयोग को किया और जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, उसी लेखक की जान के अंदर उस वोल्टेज की शॉक डालने से हार्ट रिवाइव हुआ, जिंदा हुए। लेकिन इतने खतरनाक वोल्ट देने के कारण उनका जो हार्ट था वो 60% डैमेज हो गया, खत्म हो गया। 40% बचा और उसमें 3 ब्लॉकेज आए। इसलिए डॉक्टरों ने कहा इनकी ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी, खोलकर, शरीर खोलकर सर्जरी करनी पड़ेगी। तब और डॉक्टर से परामर्श लिया गया, राय ली गई, हमें आगे क्या करना चाहिए। तब डॉक्टरों ने बोला देखो इसका 40% ही हार्ट बचा है, इसलिए अभी इसको हम क्या करें, कैसे इसका ऑपरेशन करें, इस बारे में सोचेंगे, विचारेंगे। तब तक इनको घर पर रेस्ट करने के लिए भेज दिया जाए। बहरहाल ऐसी अर्धमृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद की बेडरूम में नहीं, मुझे अपनी किताब वाले कमरे में रखा जाए, वहीं लिटा दिया गया। मुझे चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े 2 ही चीजें देखता रहता हूँ। बाई और खिड़की के सामने रह रहकर हवा के झूठते सुपारी के पेड़ के झालदार पत्ते। अंदर कमरे में चारों फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई। लेखक को घर भेज दिया गया। अर्धमृत्यु की हालत, अर्धमृत्यु मतलब होता है आधी मौत की जैसे। उनको वो अपने शरीर से कुछ नहीं कर सकते थे, उनको कोई खिलाने वाला कुछ खिलाएगा तो खाएंगे, कुछ पिएंगे तो जो भी दूसरे लोग उनको काम कराएंगे तो होगा, बाकी उनकी शरीर की हालत काम करने वाली नहीं थी। ऐसी कंडीशन में उन्हें घर भेजा गया तो उन्होंने अपने घर वालों से बोला मुझे मेरे पुस्तकालय में जो मेरा लाइब्रेरी है उसमें लिटा दिया जाए।
लाइब्रेरी में लिटाने पर उनको सख्त आदेश दिए गए, ना आप हंसेंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ना पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप लेट देंगे। लेखक कह रहा है अब इस दौरान जब मैं चुपचाप पढ़ा रहता था तो दो ही चीजें दिखाई देती थी। एक तो मेरे लाइब्रेरी का जो कमरा था, रूम था, उसमें जो खिड़की लगी थी उससे बाहर एक सुपारी का पेड़ लगा था, उसकी पत्ते जो लंबे झालरदार पड़ते थे वो दिखाई देते थे। या मेरे कमरे में जो लाइब्रेरी जो मैंने बनाई थी उसमें एक के ऊपर एक शेल्फ लगी हुई थी जिसमें हजारों पुस्तकें जमा हुई थी। लेखक कह रहे कि ऐसा लग रहा है मुझे उन पुस्तकों को देखकर जैसे परिकथाओं में जब हम बच्चे छोटे थे तो परिकथाएं सुनाती थी माता पिताएं, या हम कोई किताब पढ़ते थे तो उसमें होता था एक राजा था, उस राजा के प्राण एक तोते में बसे हुए थे, वे तोता गुफा के अंदर रहता था, उस तोते तक पहुंचोगे, उस तोते की गर्दन मरोड़ोगे तो राजा मर जाएगा, नहीं तो राजा नहीं मरेगा। इस तरह से लेखक कह रहा है जैसे हम परिकथा पढ़ते थे आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जान भी इन किताबों में बस रही है। जो हजारों किताबें रखी हुई है लाइब्रेरी में इनमें मेरी जान बसी हुई है। फिर लेखक कह रहा है ऐसा लग रहा है मेरी जान बची हुई है, और ये जो जान बसी है ये आजकल में नहीं, ये 40-50 सालों से मैं ये किताबें जो इकट्ठी कर रहा हूँ ना, एक एक करके जो मैं किताबें कर रहा हूँ, प्रत्येक किताब से मुझे प्यार है क्योंकि उसको मैंने खरीदा है, मैंने पढ़ा है, अपनी पसंद से लाया, मैंने अपनी लाइब्रेरी बनाई है। इसलिए प्रत्येक किताब से जैसे एक पुरुष को अपने परिवार के प्रत्येक बच्चे से सदस्य से प्यार होता है, ठीक वैसे मुझे भी अपनी किताबों से प्यार है। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सही लिखने का शौक कैसे जगा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। लेखक कह रहे हैं मैंने इन किताबों को कैसे जमाया, इकट्ठा किया, तो मैं बाद में सुनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मुझे किताब पढ़ने का शौक कैसे लगा। एकदम से कोई बच्चा जन्म लेते किताब पढ़ने का शौक होता, कैसे उसका शौक उसकी पढ़ने के शौक का डेवलपमेंट हुआ, इसको बता रहा है कि मेरे उस समय मेरे पिता आर्य समाज समझता, वह समाज जो भगवान को पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, उसको सब बाह्य आडंबर लगते हैं, भगवान को निराकार भगवान की पूजा करता, साकार भगवान की पूजा नहीं करता, वो आर्य समाज होते जो यज्ञ करते। इस तरह आर्य समाज की जो रानी मंडी का जो जगह थी उसके जो आर्य समाज थे उसके प्रधान थे, और इनकी जो माँ थी, मेरी जो माँ थी, लेखक बोल रहे मेरी माँ ने आदर्श कन्या पाठशाला, स्त्री शिक्षा के लिए कन्याओं के लिए पाठशाला स्कूल की स्थापना की जिसका नाम था आदर्श कन्या पाठशाला। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म से पहले गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएं आती थी, आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोत्तम, सरस्वती, गृहिणी, दो बाल पत्रिकाएं, खास मेरे लिए बाल सभा, चमचा। उनमें होती थी परी और राजकुमार और दान व सुंदरी राजकन्याओं की कहानी, रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, हर समय पढ़ता था। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं पढ़ता, अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य में पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उसके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित हुई, तत्कालीन पाखंडी के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाली अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमा भगवान नहीं होती, कल छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमशिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, हर जगह की तलाश करना, भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य रूढ़ियां का खंडन करना, अपने हारे को क्षमा करो से सहारा देना, यह सब मेरे बालों को बहुत रोमांचित करता। जब सबसे थक जाता तो फिर बाल सभा चमचम को पहले पढ़े हुए लिखाएं। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे पिता सरकारी नौकरी थी, उस समय जब विदेश हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज था, सरकारी नौकरी थी, और बर्मा जो देश है उसके लिए जो सड़क बन रही थी उसको मेरे पिता ने बहुत कमाया था, भ्रष्टाचार के माध्यम से उसके पिता ने कमाया। लेकिन जैसे ही उसके पिता गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी के संपर्क में आने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग छोड़ दिया। अब
ये जो लोग, जब आदमी के घर में जब कमाई नहीं होती, जब आपके पिता नौकरी छोड़ देंगे तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे, सैलरी कहाँ से आएंगी, तो आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा। अर्थात अब हमारे पास सैलरी नहीं आती थी, अब हमें पैसों की दिक्कत होने लगी। फिर भी लेखक कहता है हमारे घर में नियमित यानी बंधी हुई हमेशा पत्र पत्रिकाएं आती थी, जिनमें आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोहम, सरस्वती, गृहिणी, ये तो बड़े लोगों के लिए थी, और मैं छोटा था इसलिए दो छोटे बच्चों की किताब आती थी, चमचम और बाल पत्रिका, मतलब छोटे बच्चों वाली किताब चमचम और बाल सखा। अब उसमें बाल सखा और चमचम में कहानियां होती थी, सचित्र कहानियां भी होती थी, चित्र के साथ चित्रकला के साथ कहानियां होती थी। इस तरह से कहानियों को पढ़ा जाता था, जिसमें राजाओं की कहानी, राजकुमारियों की कहानी, दानवों की कहानी, किस तरह से दानवों से राजकुमार राजकुमारी को बचाता, ऐसी कहानियां होती थी, पशु पक्षियों की कहानी होती थी। इन सबको पढ़ने की जैसे ही लेखक उनको पढ़ता था तो उसे बहुत मजा आता था, धीरे धीरे उसको चाटने मतलब आदत पड़ गई। अब वह हर वक्त किताब पढ़ता रहता था, और खाना इतनी किताब पढ़ने लग गया कि खाना खाने के लिए भी बैठता था ना, तो पास में उसके वो बाल सखा और चमचम रखे रहते। लेखक कह रहा है जैसे बाल सखा और चमचम खत्म होती ना, तो मैं कोशिश करता जो घर में बड़े लोगों के लिए किताब आ रही ना वो भी पढ़ूं। मुझे समझ में नहीं आता था, फिर भी मैं पढ़ता था। उसमें लेखक कह रहे हैं उसके अलावा घर में उपनिषद उपनिषद मतलब जो हमारे वेद हैं वो भी थे, उनका हिंदी अनुवाद भी था, जैसे सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद हिंदी में था, सत्यार्थ प्रकाश बंगाली में लिखी हुई है, हिंदी में उसका अनुवाद था। इस तरह से लेखक कह रहा है कि मुझे जो सत्यार्थ प्रकाश में खंडन मंडन करने की एक विधि का जो अध्याय है वो बहुत समझ में बहुत पसंद आता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे उसके लिखने की जो शैली थी वो बहुत पसंद आती थी। इस तरह से उसमें बताया गया कि किस तरह से जो जो लेखक थे सत्यार्थ प्रकाश के, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कैसे अपने घर का त्याग किया, क्यों क्यों किया, क्योंकि सत्य की खोज के लिए। जब उनके घर में मम्मी ने सरस्वती जी की मम्मी ने दयानंद सरस्वती की माँ ने जब एक भगवान की मूर्ति के आगे प्रसाद रखा और उन्होंने देखा चूहा आया और चुपचाप प्रसाद खा गया, इसका मतलब तो भगवान नहीं। अब भगवान की खोज के लिए सरस्वती जी घर के बाहर निकल गए, छावों के बीच में रहते थे, घूमते रहते थे, लेकिन उन्हें कहीं सत्य नहीं मिला। आखिर में उन्होंने सत्य के रूप में भगवान क्या है, सत्य क्या है, समाज विरोधी लोग कौन है, समाज विरोधी मनुष्य विरोधी मूल्य क्या है, गुणिया क्या है, उन्होंने सबका खंडन किया और अंत में लोगों की सेवा की और लोगों को क्षमा किया। इस तरह से उन्होंने अपने इस तरह से उन्होंने काम की सरस्वती जी ने। जो किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, यह सब लेखक के मन को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर जैसे बड़े लोगों की किताब खत्म हो जाती, फिर से जो किताब बाल सखा और चमचम जो लेखक पढ़ते थे और जो खत्म हो चुकी होती, फिर से उनको रिपीट करके पढ़ते। क्यों? क्योंकि किताबें एक दिन में नहीं, 15 दिन में नहीं आती थी, एक महीने पे एक बुक आती थी, तो एक महीने तक तो बुक खत्म हो जाती थी पढ़ते पढ़ते, उसी किताब को रिपीटेशन में फिर से पढ़ता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आई, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा जाता था शुरू की पढ़ाई के लिए, घर पर मास्टर रखे गए। पिता नहीं चाहते थे नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं, तो मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर पढ़ चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ उस दिन शाम को पिता मुझे पकड़कर मुझे घुमाने लगे, लोकनाथ की दुकान ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया, सिर पर हाथ रखकर बोले बाया करो, पाठ्यक्रम की किताबें इतने ध्यान से पढ़ोगे कि माँ की चिंता मिटा हुई। उनका आशीर्वाद था मेरा जीत और परिश्रम कि तीसरे चौथे में मैं अच्छा भला 5 मिनटों में फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगाया, पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। क्योंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बाबर कुंजों में भटकते हैं और इसी खाने पक्षियों की जाति, उनकी बोली, उनके आदतों की जानकारी में मिलती है। दूसरी किताब थी कृष्टि दरग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते, कौन कौन से माल लाद कर चलते, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क होते हैं। अब लेकर कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझे स्कूली शिक्षा पर जोर देती थी और मैं घर की किताबें पढ़ता रहता था, जो मेरे हमारे घर में जो मैगजीन्स आती थी वो पढ़ता था। माँ कहती थी स्कूल की किताब पढ़ो और हमेशा चिंतित रहती थी कि कैसे ये अपनी कक्षाओं में आगे पढ़ेगा, पास कैसे होगा, कहीं कोई साधु बाबा बनकर घर से भाग नहीं जाए, इसी चिंता में माँ रहती थी। तो पिता कहते थे जीवन में पढ़ाई काम नहीं आती, व्यवहारिक होना भी जीवन में बहुत जरूरी है, इसलिए इसको मैं स्कूल
दिलाऊंगा, घर में ही शिक्षा दिलाऊंगा। स्कूल में जाने पर गलत संगति में पढ़कर, गलत बच्चों के साथ, गुंडे वाले बच्चों के साथ रहकर गलत गाली गलौज बोलना सीख जाएगा तो संस्कार खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इसको अपने घर में पढ़ाऊंगा। इस तरह उनको फर्स्ट और सेकंड घर में पढ़ाया गया, घर में शिक्षक आते थे, उनकी पढ़ाई कराते थे। थर्ड स्कूल में जब एक स्कूल के लिए उनको उसके पिता ने एडमिशन दिलाया तो एक दिन उनके पिता उनको दीनानाथ की दुकान, लोकनाथ की दुकान पर शरबत पिलाने लगे। किसका शरबत? अनार के रस का शरबत पिलाने, अनार का रस पिलाने लगे। और वहां पर उनको उनके सर पर हाथ रखकर बोला, बेटा तू अच्छे से पढ़, तेरी माँ की चिंता खत्म कर। तेरी माँ चिंता करती है तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पता नहीं आगे क्या बनेगा, तो अपनी माँ की चिंता को खत्म कर दिया। इस तरह से अपनी माँ की चिंता को खत्म करने का वादा करके लेखक स्कूल जाने लगता है। या तो पिता का आशीर्वाद कहता है या मेरी मेहनत कि मैं तीसरी और चौथी क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुआ, 5 मिनटों में फर्स्ट आया। मेरी माँ बहुत खुश हुई, मुझे गले लगाकर रोने लगी और पिता देखकर मुस्कुराने लगे। अब लेखक कह रहे हैं जब, क्योंकि मेरे को 5th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर आए थे, इसलिए इंग्लिश के जो टीचर या प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे गिफ्ट में प्राइज के रूप में मुझे 2 इंग्लिश की किताबें दी। उन 2 इंग्लिश की किताबों में एक किताब के अंदर 2 बच्चे घोंसलों की खोज में जाते हैं, चिड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कितनी चिड़ियाएं होती हैं, कैसे घोंसले बनाते हैं, कैसे बच्चे होते हैं, इनकी जानकारी। दूसरी किताब में पानी के जहाज के नाम की किताब है, जिसमें पानी के जहाजों की वैरायटी बताई गई, कितने तरह के जहाज होते हैं, वे जहाज कैसे होते हैं, आदमियों को लाने वाले होते हैं, सामान को लाने वाले होते हैं, कौन कौन से सामान को इधर से उधर लाया जाता है, इस तरह से। और उसमें नाविक जो होते हैं, जो जहाज चलाते हैं पानी वाले, उनकी जिंदगी कैसे बीतती है, 1 महीने 2 महीने जब वे रहते हैं, कैसे कैसे द्वीप मतलब होता है आइलैंड मिलते हैं, और कहाँ पर व्हेल मछली होती है, कहाँ पर शार्क मछली होती है, इन सब की जानकारी उस किताब में थी। इन 2 किताबों ने एक दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश, रसों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई। मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से खाना तुम्हारी अपनी किताब है, तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोटे इलाहाबाद में मुंबई आया, संपादन किया, उसी अनुपात में उसकी लाइब्रेरी का विस्तार करता चला। अब लेकर करें उन 2 किताबों को जब मेरे को स्कूल से किताब मिली तो मैं घर लाया तो पिता ने अपनी शेल्फ में से जगह निकाली, एक शेल्फ खाली कर दी मुझे और बोला, बेटा तो यहाँ अपनी किताब रख, ये आज से ये शेल्फ तेरी है, तेरी लाइब्रेरी, तेरे पुस्तकालय के रूप में। लेखक कह रहा है अब यहाँ से उस बच्चे की, किस बच्चे की, मेरी लाइब्रेरी चालू होती है। अब मैं इस बच्चे से किशोर हो गया था, छोटे से बड़ा हो गया, स्कूल से कॉलेज पहुंच गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गया। यूनिवर्सिटी पता है, कॉलेज पता है, महाविद्यालय, और यूनिवर्सिटी होती है विश्वविद्यालय पहुंच गया। वहां मैंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, डॉक्टरेट मतलब होता है पीएचडी करना। उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाई और उसके बाद नौकरी छोड़कर मैंने टीचर की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद इलाहाबाद से मुंबई आया और यहाँ पर संपादन का कार्य किया, किताबें लिखने का काम किया। उसी के अनुपात में जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे मेरे शौक बढ़ते गए, उसी अनुपात में मेरी जो ये लाइब्रेरी है इसका विस्तार होता गया था, बढ़ती गई। जब भी मैं कुछ बनता या जहाँ भी मैं जाता, किताबें खरीद के लाता और उनको पढ़ता और अपनी लाइब्रेरी में जमा करता। इस तरह मेरी लाइब्रेरी बड़ी होती चली। अब आप पूछ सकते हैं किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की समझ कैसे हुआ? उसका उदाहरण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी और अन्य कॉलेज की लाइब्रेरी तो नहीं, लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी है। वहाँ हाईकोर्ट अध्यापकों की निजी लाइब्रेरी, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरी। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी है तो सपने में भी नहीं सोच सकता था, पर अपने मोहल्ले की एक लाइब्रेरी थी, नाम था हरिभवन। स्कूल से छुट्टी मिली तो मैं उसमें जाकर जम जाता। फिर पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, वही बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता। उन दिनों हिंदी के विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों में खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंदमठ के टॉलस्टॉय की अन्ना कैरोलिन, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कोबरा, हंचबैक ऑफ नॉत्र-डेम, गॉर्की की मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का गाड़ी वालों का कटारा, याम द पिट और सबसे मनोरंजक सर्वारिच का विचित्र विज्ञानी डॉन क्विक्सडोर्फ। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना
कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता। जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा आओ तो पुस्तकालय बंद करना तब तो अनिच्छा से होता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती, काश इतने पैसे होते तो घर रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, जानता था कि सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा होगा। अब लेकर क्या है, आप तो मुझसे पूछ सकते हो किताब पढ़ने का शौक होता है, किताब इकट्ठी करने का शौक कैसे हुआ? तो लेखक कह रहे हैं उसका भी मेरा बचपन का एक कारण है, अनुभव है। इलाहाबाद के जो भारत में इलाहाबाद है उसके इलाहाबाद क्या है, प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से प्रख्यात है ना, प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर कहाँ पर, इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लाइब्रेरी खोली है जिसका नाम है पब्लिक लाइब्रेरी। उसके अलावा महामना मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने भी एक लाइब्रेरी वहां पर खोली जिसका नाम था भारती भवन। इस तरह से वहां पर विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी है। इसके अलावा जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी निजी लाइब्रेरी खोल के, लेखक बोला मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी लाइब्रेरी में खोल पाऊंगा, लेकिन मेरे पिता गुजर चुके थे, हमारे पास पैसों की कमी, दिवंगत हो चुके थे ना, गुजर चुके थे, हमारे पास पैसों की कमी थी, हम कभी कोई किताब खरीद नहीं सकते थे। तो मैं क्या करता था, हमारे मोहल्ले की एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम है हरि भवन, मैं उसमें जाकर बैठता था, वहीं पर लाइब्रेरी पढ़ता था। इशू तो करवा नहीं सकता था क्योंकि पैसे नहीं थे, मैं उसका सदस्य नहीं बन सकता था, इसलिए वहीं पर बैठता था और वहीं पर बैठकर किताबों को पढ़ता रहता था। तो वहां पर जो लाइब्रेरियन थे जिनका नाम शुक्ल जी है वो मुझे कहते बेटा उठ जा, शाम हो गई, अब तो लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया। तब मैं अनिच्छा बिना मन से वहां से उठता और अपने घर आता। और लेखक कह रहे वहां उस लाइब्रेरी में उन दिनों हिंदी की किताबों का बहुत, जो भी इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज की जो किताबें थी उनका हिंदी में रूपांतरण हो रहा था, हिंदी में अनुवाद हो रहा था, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे। इसलिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी क्योंकि मुझे दूसरी जबान तो नहीं आती थी लेकिन हिंदी तो आती थी। तो उसी के दौरान मैंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश्वरी, कपालकुल्ला, अनेक लोगों की किताबें पढ़ी और अनेक लोगों की किताबें पढ़कर मैंने जाना कि दुनिया में जो इतने सारे लोग किताबें लिखते हैं तो कैसे कैसे पात्रों का निर्माण करते, कैसे कैसे उसमें लोग बाग होते हैं। इस तरह से मैंने पूरी दुनिया के बारे में जाना। अब लिख करें, जैसे ही मेरे को वो शुक्ल जी उठाकर घर जाने के लिए कहते मैं घर आता, लेकिन कोई किताब मेरी आधी रह जाती पढ़ते पढ़ते। अब मैं घर आ जाता तो मेरा पूरा दिन, दूसरा दिन उसी के बारे में सोचने में निकल जाता था कि उस किताब में आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चूंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं खरीद के नहीं ला सकता था। अब लेकर मेरा ऐसा मन होता था, शुक्ल जी मुझे मना करते तो मैं उस किताब को खरीद लाता तो अपने घर में 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार कितनी बार भी पढ़ सकता था, मेरी अपनी होती। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, मेरे पास ऐसे पैसे नहीं थे कि मैं खरीद सकूं। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं। एक ट्रस्ट के योग्य से असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता, नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आत्मा में भेज देते और उससे आने वाले नए, लेकिन उन्हें विपन्न छात्र खरीद देते थे। उसी तरह काम चला। पिता की मृत्यु के बाद घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अब चूंकि मैं पढ़ता था तो मेरे लिए किताबों की आवश्यकता होती थी, तो ट्रस्ट चलते थे जो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत पैसे देते थे बच्चों को किताब खरीदने के लिए, तो उनसे हम किताब फ्रेश किताब खरीदते थे तो महंगे होते थे। तो जो लोग पास हो चुके होते थे उनसे, जो लोग हमारे सीनियर थे हम उनसे किताबें खरीदते थे, आधे रेट में हमें किताब मिलती थी और इस तरह हम उनसे किताब खरीदते थे या अपने कोई दोस्तों से मैं किताब खरीद कर लाता, नोट्स बनाता, इस तरह से अपनी पढ़ाई को मैं चालू रखता था। लेकिन फिर भी मेरे जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी है आज तक याद है। उस समय इंटरमीडिएट पास किया था, पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए पाठ्य पुस्तक के लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपए बच गए थे। सामने किसी ने घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर वाला बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ ने सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उनके गाने सिनेमा घर के बाहर बस रहते हैं। सहगल का एक गाना दुख के दिन अब बीतते नहीं, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था, कभी कभी गुनगुनाकर आंखों में आंसू जलते न जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना माँ का दिल तो आपकी माँ का दिल, एक दिन बोली दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। तब उन्हें मालूम होंगे तो फिल्म देवदास का गाना जो सिनेमा के घोर विरोधी माने का अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। फिर 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी
पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर एक पुस्तक रखी थी देवदास, लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो नहीं, अपनी पुरानी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं होगा, केवल 10 आने में ये किताब दे दूंगा। मेरा मन लग गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौटा, 2 रुपये से 25 रुपये 6 आने माँ के हाथ पर रख दिया। अरे तू लौट कैसे आया? पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, किताब ले आया। देखो माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे दुख के नहीं मालूम, वह भी अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब। लेखक कह रहे हैं लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी की साहित्यिक पुस्तक, देखो एक होती है पुस्तक जिसमें अनाप शनाप कहानियां होती हैं, है ना, उपन्यास जो आजकल चलते हैं, एक होता है साहित्यिक किताबें जिनको हम अपनी लाइफ में पढ़ते हैं, किताबों को, जिन किताबों को हम स्कूलों में पढ़ते हैं। आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में होते हो, बैचलर की डिग्री करते हो, मास्टर की डिग्री करते हो, तो वो जो साहित्यिक किताबों को पढ़ा जाता है लिटरेचर में। तो इस तरह से लेखक कह रहा है कि मैंने सबसे पहले साहित्यिक पुस्तक कैसे खरीदी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक जब मैंने 12th पास किया, PU किया, उसके बाद मुझे BA करना था, तो मैं पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। सेकेंड हैंड बुक शॉप से खरीदा था क्योंकि फ्रेश तो ले नहीं सकता था, पैसे नहीं होते थे। तो वहां से जब मैंने किताबें खरीदी तो मेरे पास 2 रुपये बच गए। पहली बार ऐसा हुआ, मेरे पास 2 रुपये बच गए। और उन्हीं दिनों में एक थिएटर के ऊपर देवदास नाम की पिक्चर लगी, उसके गाने लोगों में बहुत फेमस हो रहे थे, बहुत पसंद आ रहे थे देवदास। उसका एक गाना, दुख के दिन बीते न भैया, ये वाला गाना लेखक कह रहा है मैं इसे गुनगुनाता था। एक दिन माँ ने गाना सुना तो मुझे दिलासा देते बेटा दुख के दिन भी निकल जाएंगे, तो इतना परेशान क्यों होता है, धीरज धीरज होता है, धैर्य से काम ले, पेशेंस से काम ले। और जब मेरी माँ को पता लगा कि यह गाना देवदास पिक्चर का है, तो उन्होंने बोला बेटा जब तू पिक्चर देखे, जो माँ पिक्चर देखने की विरोधी थी, अपने बेटे को पिक्चर के लिए अनुमति देते। क्यों? क्योंकि वह एक माँ है, माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देखती, इस तरह से अनुमति दे देती है। वह 2 रुपये लेकर पिक्चर देखने जाता है और पिक्चर वहीं लगी हुई है जहां से वो सेकेंड हैंड बुक शॉप जिस पे जाता है बुक खरीदने के लिए, वहीं लगी हुई है। क्योंकि पिक्चर अभी छूटने में टाइम है, तो वह उस टाइम को स्पेंड करने के लिए बुक स्टॉल के आसपास घूमता है। तभी उसी बुक स्टॉल पर उसकी निगाह देवदास नाम की किताब पर पड़ती है। वह उठाता है तो देखता शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इसी किताब के ऊपर पिक्चर बनाई गई थी। उसने उस पर रेट दी 1 रुपया। उसने सोचा इस पिक्चर को देखने जाऊंगा तो 1.5 रुपया टिकट है इसका, इसके बजाय तो मैं इसे 1 रुपये में खरीदूंगा तो 1 रुपये बचेगा। ऐसा सोचकर उसने जो बुक शॉपर था उससे बोला कि मैं ये किताब खरीदना चाहता हूँ, कितने की है? तो बुक शॉपर जो था वो बोला देखो तुम पुराने हमारे ग्राहक हो, क्योंकि तुम हमेशा हमसे किताब खरीदते हो, इसलिए मैं इस किताब का तुमसे कोई भी एक्स्ट्रा मूल्य नहीं लूंगा, जो जिस रेट में मेरे यहाँ आई है उसमें तुम ले जाओ, ये 10 आने में है। जैसे ही लेखक सुना खुश हो गया। लेखक ने 10 आने देकर वह किताब खरीदी, अपने पैसों से पहली किताब खरीदी, घर लाया, माँ को बोला और उसके हाथ में 6 आने बच गए थे, लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख दिए। माँ बोली क्यों, पिक्चर देख कर आया? तो देवदास की किताब निकाल कर बोला माँ देख, वो तो एक बार ही देख के आता है, इसको तो मैं 1000 बार पढ़ सकता हूँ। इस तरह से माँ अपने बेटे के इस संस्कार से बहुत खुशी हुई और खुशी के रोने लगी। लेकिन कह रहा है वो रोई, लेकिन क्यों रोई वो मुझे पता नहीं, खुशी के आंसू थे या गम के आंसू थे। इस तरह लेकर कह रहा है इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी की पहली साहित्यिक किताब अपनी लाइब्रेरी के लिए खरीदी। आज जब अपनी पुस्तक संचय पर नजर डालता हूँ जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियां, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारों पुस्तकें, तब कितनी शिद्दत से याद आती हैं अपनी पहली पुस्तक की खरीदारी। रेनर मारिया स्रिल्के, स्टीफेन ज्वीन, मोपांसा चेखव, टॉल्स्टॉय, दस्तकोवस्की, मायाकोव्स्की, सोल्मोनोजिस्क, स्टीफन ऑडेनेंजरा, पाउंड, यूजिन ओनील, जॉन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट काम्बू, यूनेस्को के साथ पिकासो, ब्रुगेल, रेम्ब्रांट, वेबर, हुसैन, हिंदी में कवि तुलसी सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी, और न जाने कितने लेखक और चिंतकों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता है। लेखक बोलता है आज मेरी लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें, हजारों अनेकों लेखकों की, अंग्रेजी लेखकों की, हिंदी लेखकों की, विदेशी लेखकों की, न जाने कितनी पुस्तकें मेरी आज इसमें कितनी भी
नहीं भूला हूँ। इस तरह से अनेकों लेखकों के नाम यहाँ पर बताए गए। हिंदी के लेखक, इंग्लिश के लेखक, जिनकी किताबें उसने खरीद कर अपने पास सहेज कर रखी। फिर भी कहता है जैसे मैं इन किताबों के बीच में अपने आप को बैठा हुआ पाता हूँ तो ऐसा लगता है मैं भरा पूरा, अर्थात सब कुछ है मेरे पास कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दिल की इच्छा थी। जब आदमी की दिल की इच्छा पूरी हो जाती है तो अपने आप को खुश महसूस करता है। ठीक वैसे लेखक के दिल की इच्छा क्या थी? उसके पास किताबें हों, और आज उसके पास हजारों किताबें हैं तो वह अपने आप को खुश महसूस करता है, भरा हुआ महसूस करता है। मराठी के वरिष्ठ कवि बिंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे, बोले भारती इस सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों विद्यमान है, के आशीर्वाद से तुम बच्चों, इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया बिंदा को भी और उन महापुरुषों को भी। तब लेखक कह रहा है उसके बाद मेरा ऑपरेशन किया गया, जो स्टार्टिंग बताया ना, डॉक्टर ने परामर्श किया, सलाह की, मुझे घर भेज दिया। अब डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, मेरा ऑपरेशन सफल हुआ। तब मुझसे मिलने के लिए अनेकों लोग आए, उनमें एक मराठी के वरिष्ठ पत्रकार आए जिनका नाम था बिंदा करंदीकर। उन्होंने मेरे पास आकर बोला भारती, धर्मवीर भारती को कोई सरनेम से बोल कि भारती आज जो तू जिंदा है ना, वो किसके आशीर्वाद से पता है? ये जो पुस्तकें तूने हजारों लोगों की जो पुस्तकें लगाएंगे ना, ये अनेकों बड़े बड़े लोगों के द्वारा लिखी हुई, बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा लिखी हुई। तो इन महापुरुषों ने मानो तुझे आशीर्वाद दिया, और इसी आशीर्वाद के कारण तुझे तो मृत घोषित कर दिया था, तूने आज फिर से नया जीवन प्राप्त किया है। तो ऐसा लगता है ये सारे महापुरुषों ने तुझे आशीर्वाद दिया। लेखक कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब लेखक ने मन ही मन में उस बिंदा को, जो मराठी लेखक थे, और उन महापुरुषों को जिनकी किताबें उसकी लाइब्रेरी में थी, सबको नमस्कार। समझ में आया कुछ आपको? इसमें पूरी कहानी में दो ही बात इंपॉर्टेंट रूप से बताई गई है, जिसमें लेखक ने अपने छोटे से निजी पुस्तकालय के बारे में बताया है, और आपको और हमको एक बात समझाई है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को पुस्तकों से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बताया गया इसे देखेंगे। यह पुस्तक क्या प्रेरणा देती है आपको? पुस्तकें हमारी मित्र हैं। पुस्तकें हमारी मित्र, ये हमें इस पाठ से प्रेरणा मिलती है। पुस्तकों से विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ, पुस्तकों से विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ देश के अन्य साहित्य, देश के या देश विदेश के, ऐसे भी लिख सकते, देश विदेश के अन्य साहित्य और संस्कृति से परिचित होता है। जो भी विद्यार्थी अन्य किताबों को पढ़ता है तो किताब मित्र होने के कारण अन्य संस्कृतियों से परिचित कराते हैं। किताबें जीवन में संतुलन लाती हैं। किताबें जीवन में संतुलन लाती हैं। ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ, ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ ज्ञान की वृद्धि भी होती है। ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, साथ में वृद्धि भी होती है, हमारे दिमाग की वृद्धि भी होती है।
लेखक द्वारा यह पाठ आत्मकथा का एक अंश है। कोई आप अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसका एक पार्ट भर है। इस पाठ में लेखक ने पुस्तकों के प्रति प्रेम और लगाव को अभिव्यक्त किया है। इस पाठ से पाठकों को यानी कि आपको हमको पढ़ने वालों को इस पाठ से पाठकों को पुस्तक पढ़ने और उन्हें सहेजकर रखने के लिए इस पाठ से पाठकों को पुस्तक पढ़ने और उन्हें सहेजकर रखने के लिए प्रेरणा मिलती है। समझ में आया आपको क्या क्या बताया गया इस पाठ में? सबसे पहले तो ये लेखक की आत्मकथा का एक अंश है और लेखक ने पुस्तकों के प्रति अपने प्रेम और आत्मीयता को इस पाठ में पूरी तरह बताया है। और इस पाठ से हमें सबसे ज्यादा समझ में आई बात शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हमें पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। ये नहीं हमने पुस्तकें पढ़ी फाड़, जैसे आप लोग अपने जैसे आपकी सभी आप जब 9th में 8th में तो आपकी जो पुस्तकें थी उनके आप ऊपर पेन से कुछ लिखते हैं, पेन से कुछ नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि आपके पढ़ने के बाद भी उसे कोई दूसरा पढ़ सकता है। आप ऐसा मत सोचो कि मैंने पढ़ लिया उसके बाद पकड़ करके फेंक दो उस किताब को। जैसे लेखक ने बोला ना बुक सेकंड बुक है लेके आते थे पढ़ने के लिए, इसी तरह से आप अपनी किताबों को किसी दूसरों को पढ़ने के लिए दे सकते हो, लेकिन कब? जब उनको सहेज कर रखो, संभाल कर रखो। जब आप कोई चीज को संभाल कर रखोगे तो उसकी केयर होगी और दूसरे लोग भी उससे लाभ उठा पाएंगे। इस तरह से ये बात आप समझ के लिखो। थैंक यू।